Hello everyone, my name is Shubham Srivastav. Welcome to your own YouTube channel SPM Civil Online. In this lecture, I will explain you basic terms used in limit state method LSM. लिमिट स्टेट मेथड स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले लिमिट स्टेट मेथड की जो रिक्वायरमेंट थी, जो ज़रूरत पड़ी, उसको शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड से पहले मेथड था वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसमें क्या कमियां थी, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थी। तो सबसे पहले देखते हैं हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये एज्यूम किया कि जो हमारा कंक्रीट होगा वो इलास्टिक होगा। कंक्रीट का बिहेवियर हमने लीनियर एज्यूम किया, मतलब कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम जो बनाया था वो हमने लीनियर एज्यूम करके बनाया था। बट इन एक्चुअल कंक्रीट इलास्टिक मटेरियल ना होके इन इलास्टिक मटेरियल है। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरा ड्रॉबैक ये है हमारे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि अगर ध्यान दें तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ऐसे स्ट्रेस डायग्राम बनाया और इसके बाद ये बोला कि अगर ये अल्टीमेट स्ट्रेस है तो हम अल्टीमेट स्ट्रेस यूज ना करके अपने डिजाइनिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करने के बाद इस स्ट्रेस की वैल्यू को यूज करते थे, जिसे अलाउबल स्ट्रेस बोला गया। मतलब हमने ये बोला कि हमारे स्ट्रक्चर पे इस अलाउबल स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। बट इन रियल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि अलाउबल स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस हमारे स्ट्रक्चर पर अकर नहीं होगा, ये रियल में पॉसिबल नहीं है। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करने के बाद हमने अलाउबल स्ट्रेस निकाला और बोला कि इस स्ट्रेस वैल्यू से ज़्यादा स्ट्रेस हमारे स्ट्रक्चर में हमारा स्ट्रक्चर नहीं बियर कर सकता या हमारे स्ट्रक्चर में एक्सटर्नली नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात ये है कि हमने जब स्ट्रक्चर में कोई बीम अगर डिजाइन किया तो बीम डिजाइन करने के बाद बीम में कुछ टाइम के बाद क्रीप और सिंकेज होने के बाद इस तरीके से डिफ्लेक्शन आ गया। बीम हमारा डेड लोड की वजह से, क्रीप की वजह से इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया। हमने अपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो क्रीप का इफेक्ट था, जो सिंकेज का इफेक्ट था, उस इफेक्ट को भी कंसीडर नहीं किया। इन सब ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हम एक नए मेथड को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लिमिट स्टेट मेथड। लेट्स स्टार्ट लिमिट स्टेट मेथड। इंट्रोडक्शन टू लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड का जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिट स्टेट, लिमिट मतलब लिमिटेशन, किसी चीज़ पर लिमिटेशंस लगाए जाएंगे। कौन कौन सी चीज़ों पर लिमिटेशंस लगाए जाएंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा लिमिट स्टेट मेथड ये कहता है कि लिमिट स्टेट मेथड में जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाएगा उसमें स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग इस तरीके से होगा कि जो हम लोड कंसीडर करके चल रहे हैं वो लोड थ्रू आउट द पीरियड स्ट्रक्चर पर उससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। अगर ये कंसीडर करें, मान लो ये हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और हमने ये किया, इस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया तो हमने ये कंसीडर करके किया कि जो ये लोड है हमारा, जो भी लोड हमारा यहाँ पे लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे डब्लू लोड लग रहा है, ये डब्लू लोड थ्रू आउट द पीरियड हमारा स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग है, ये इस लोड को बियर कर पाएगा। ये बिल्डिंग डब्लू जो हम लोड कंसीडर करके चल रहे हैं, ये थ्रू आउट द पीरियड, मान लीजिए 50 साल इसका लाइफ स्पैन है, तो 50 साल तक ये लोड को बियर कर पाएगा ये बिल्डिंग। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली बात ये हुई हमारे जो लिमिट स्टेट मेथड में, वो ये हुआ कि स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग इस तरीके से होगी कि जो भी लोड आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर पर, वो स्ट्रक्चर उस लोड को सिंपली थ्रू आउट द पीरियड बियर कर पाए। सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि लिमिट स्टेट मेथड में हमने एक और नया टर्म, लिमिट स्टेट मेथड ये भी बोलता है कि लिमिट स्टेट मेथड सेटिस्फाई करेगा सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट। सर्विसबिलिटी क्या होता है वो हम आगे समझते हैं। देखिए, लिमिट स्टेट मेथड को दो तरीके से डिवाइड किया गया, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। सबसे पहले हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स देखते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कोलैप्स मीन्स टूट जाना।
अगर कोई भी स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये हमने बिल्डिंग बना के रखा है, ये बिल्डिंग मान लीजिए अगर कोलैप्स कर जाए, टूट जाए, तो क्या कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर अपनी सेफ्टी खो चुका है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब कोलैप्स की बात होगी तो वहाँ सेफ्टी की बात होगी। जब भी कोलैप्स बोला जाए तो उसको सेफ्टी से रिलेट करना है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम पढ़ते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर, लिमिट स्टेट कोलैप्स इन कंप्रेशन, लिमिट स्टेट कोलैप्स इन शियर, लिमिट स्टेट कोलैप्स इन टॉर्सन। यहाँ पर हर एक लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर, लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन, लिमिट स्टेट ऑफ शियर एंड लिमिट स्टेट ऑफ टॉर्सन में लिमिट स्टेट यूज किया गया। लिमिट स्टेट मीन्स कि यहाँ पे हम कोलैप्स फ्लेक्चर का एक लिमिट तक ही फ्लेक्चर को अपने स्ट्रक्चर में अलाउ करेंगे, एक लिमिट तक कंप्रेशन को ही अलाउ करेंगे, एक लिमिट तक शियर को ही अलाउ करेंगे, एक लिमिट तक ही टॉर्सन हमारे स्ट्रक्चर में आ सकता है। अब समझते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। सर्विसबिलिटी मतलब सर्विसबिलिटी को रिलेट करिएगा लॉन्ग लाइफ से। सर्विसबिलिटी मतलब जहाँ तक स्ट्रक्चर सेफली चल सकता है। सर्विसबिलिटी मीन्स लॉन्ग लाइफ। तो लॉन्ग लाइफ रिक्वायरमेंट होने के लिए सबसे पहले लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी को 3 क्लॉज में बांटा गया है। लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग एंड लिमिट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। इन सारे चीज़ों को आप प्रैक्टिकल अपने लाइफ में रिलेट करके चलिएगा। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में कौन कौन सी 2 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होता है कि हम सेफ़ रहें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है हम सेफ़ रहें, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि सेफ़ रहने के बाद हमारी लाइफ लॉन्ग हो, लॉन्ग लाइफ। तो लॉन्ग लाइफ ही जो है उसे बोला गया सर्विसबिलिटी। लॉन्ग लाइफ को सर्विसबिलिटी बोला गया है और जो सेफ्टी है इसे कोलैप्स बोला गया है। इसे कोलैप्स से रिलेट करेगा। कोलैप्स मीन्स अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप अपनी सेफ्टी खो देंगे। सेम ऐसे ही अगर आपको आपकी बॉडी में डिफ्लेक्शन आ जाता है, अगर आपकी बॉडी क्रैक कहीं आ जाता है, आपकी हड्डियों में क्रैक आ जाता है, तो क्या आप अपनी सर्विसबिलिटी खो देंगे। बट लाइफ आपकी यूज जो होगी लाइफ में वो कम हो जाएगी। मतलब आप में अगर क्रैक आ चुका है, अगर आप में डिफ्लेक्शन आ चुका है, आप वाइब्रेट होते हैं, तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। बट आप कोलैप्स हो सकता है उस टाइम में ना हो। सेम इसी चीज़ को आप स्ट्रक्चर में कंसीडर करके चलिएगा। मान लीजिए हमने ये बीम डिजाइन कर दिया है, 3D फिगर बनाते हैं यहाँ पे तो ठीक से समझ में आएगा। मान लीजिए हमने एज्यूम किया कि ये हमने बीम डिजाइन किया, ठीक है, ये बीम हमने डिजाइन कर दिया। अब हमें क्या कराना है कि इस बीम को सबसे पहले फ्लेक्सर में लिमिट प्रोवाइड करना है, फ्लेक्सर से बचाना है, फिर कंप्रेशन से बचाना है, फिर शियर से बचाना है, फिर टॉर्सन से बचाना है। इन सब वजह से इस बीम में कोलैप्स आ सकता था। इतना बात समझ में आ चुका होगा। अब क्या करना है, हमें इस चीज़ से भी बचाना है कि हमारा बीम इस तरीके से सैग झुक ना जाए, हमारा बीम डिफ्लेक्ट ना हो जाए। अगर हमारी बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो हमारी बीम की जो रिक्वायरमेंट है, जो यूज है, वो नहीं रह जाएगा। मतलब हमारी बीम का जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारी बीम में डिफ्लेक्शन ना हो, हमारा बीम में कहीं क्रैक ना आए। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्रैक आ गया, बीम में इस तरीके से क्रैक आ गया, तो क्या इस बीम को आप यूज करना चाहेंगे? नहीं। हालांकि क्रैक आने से हो सकता है कोलैप्स ना हो, लेकिन इसका जो लॉन्ग लाइफ था इसका लाइफ जो था वो ख़त्म हो चुका है। मतलब इससे ज़्यादा हम बीम को यूज नहीं कर सकते। अगर बीम लोड की वजह से वाइब्रेट होता है तो क्या ऐसे बीम को यूज करना आप घर में पसंद करेंगे? नहीं। सो हमारा जो लिमिट स्टेट मेथड है, लिमिट स्टेट मेथड 2 पार्ट्स में या टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड में पढ़ते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। जब भी कोलैप्स की बात होगी तो कोलैप्स को आप सेफ्टी से रिलेट करिएगा और सर्विसबिलिटी की बात होगी तो लॉन्ग लाइफ से रिलेट करिएगा। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किन वजह से हो सकता है? फ्लेक्सर की वजह से, कंप्रेशन की वजह से, शियर की वजह से, टॉर्सन की वजह से। और सर्विसबिलिटी किसी चीज़ की कब ख़त्म हो सकती है, किसी चीज़ की यूज कब ख़त्म हो सकती है? किसी भी एलिमेंट की जो भी हमें स्ट्रक्चर में लगते हैं, बीम, कॉलम, स्लैब, समथिंग हो सकता है, तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाए, क्रैकिंग आ जाए। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब इतनी बात समझने के बाद हम पढ़ते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हम लिमिट स्टेट में डिफरेंट डिजाइन स्ट्रेंथ यूज करके चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है? देखिए,
जैसा कि हमने WSM मेथड में पढ़ा, वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड में, वहाँ क्या बोला, अगर हमारे मटेरियल का अगर हम 20 मेगा पास्कल या 20 ग्रेड का कोई भी कंक्रीट था, M20 ग्रेड का कोई भी कंक्रीट था, तो हम सीधे इस 20 स्ट्रेंथ का यूज न करके इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाकर यूज करते थे। आपको याद होगा क्या करते थे, 20/3, ये आता था 6 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm²। तो क्या करते थे, हम स्ट्रेंथ में मटेरियल के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके डिजाइन स्ट्रेंथ निकालते थे। सेम इसी तरीके से हमारे लिमिट स्टेट मेथड में, LSM मेथड में डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो मेथड है कि डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इट मीन्स यहाँ पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यूज किया जाएगा उसे पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर के नाम से जानेंगे। यहाँ पे देखिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे कोड में दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 1.5 दे रखा है और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए 1.15 दे रखा है। ये किस मेथड में दे रखा है, ये LSM में दे रखा है, LSM में दे रखा है। ठीक है, आप याद करिए WSM मेथड में कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते थे, वो 3 यूज करते थे और स्टील के लिए 1.78 समथिंग यूज करते थे। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लिमिट स्टेट मेथड में स्टील के लिए जो हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो 1.5 यूज कर रहे हैं और स्टील के लिए 1.15 यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील से ज़्यादा है। ये इसलिए हो रहा है कि कंक्रीट को हम साइट पर बनाएंगे, कंक्रीट को साइट पर बनाएंगे और स्टील जो होगा स्टील को फैक्ट्री में बनाएंगे, स्टील को फैक्ट्री में वेल साइंटिफिक मेथड से बनाएंगे। तो स्टील के क्वालिटी में कंट्रोल होने की चांस ज़्यादा है, इसीलिए हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए 1.15 ही यूज किया, और जबकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपने कंक्रीट के लिए ज़्यादा वैल्यू का यूज़ किया, 1.5 का यूज़ किया, क्योंकि कंक्रीट जो होगा वो हो सकता है कि साइट पर ही बने। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो डिजाइन स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का वो स्ट्रेंथ होता है जो डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए, फिर कितना पार्शियल ऑफ फैक्टर सेफ्टी यूज कर रहे हैं। पार्शियल फैक्टर सेफ्टी हमारे कोड ने कंक्रीट के लिए लिमिट स्टेट मेथड में 1.5 स्टील के लिए दे रखा है, और कंक्रीट के लिए 1.5 दे रखा है और स्टील के लिए 1.15 दे रखा है। आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंक्रीट के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है। कंक्रीट के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाल लिया है। इसके पहले लेक्चर में मैंने क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है वो बताया था कि 150 mm बाई 150 mm 150 mm बाई 150 mm का ये क्यूब था, और इस क्यूब का जो कंप्रेशन में टेस्ट किया गया तो जो स्ट्रेंथ आया उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाला। सो ये हमारे क्यूब का FCK या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया। बट देखिएगा कि जब हम किसी बिल्डिंग में, मान लीजिए किसी बिल्डिंग में कंक्रीट लगा रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग है और इसमें हम कंक्रीट लगा रहे हैं, ठीक है, हमारी बिल्डिंग है, ऐसा अज्यूम करके चलिए, और यहाँ पे कंक्रीट, ये बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, और इस कंक्रीट को इस बिल्डिंग में लगाई जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए कोई पूछ ले कि जो यहाँ पे कंक्रीट यूज हुआ है हमारे बिल्डिंग में, यहाँ पे कंक्रीट जो यूज हुआ है, इस कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, तो वो स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, अगर इस कंक्रीट का कोई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पूछता है तो वो स्ट्रेंथ होगा जो हमारा क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 कंक्रीट के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बात ध्यान से समझिएगा कि जब हम कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो क्यूब के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं। एक बात बेसिक समझिएगा, जब हम क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाले थे तो वहाँ पे ये कंसीडर किया गया था कि यहाँ पे यूनि एक्सियल फोर्स आ रहा है। जब कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखा तो दोनों तरफ से हमने ऐसे लोड लगाया,
बट कंसीडर करिएगा कि अगर ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में कंक्रीट लगा है, अगर यहाँ से हम कोई कंक्रीट का सैंपल निकालते हैं तो क्या होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने सैंपल एक निकाला तो समझ लीजिए ये कंक्रीट हमने निकाला। फिर यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे इधर से भी लोड आ रहा है, इधर से भी लोड आ सकता है, ऐसे भी लोड आ सकता है और ऐसे भी लोड आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोड सिर्फ कंप्रेशन ना होके, ये जो हमारा स्ट्रेस आ रहा है सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस ना होके हो सकता है ये टेंसाइल स्ट्रेस भी कंक्रीट पर लगे। इतनी बात समझ में आ रही। मतलब जब हमने टेस्ट किया तो ये मान के टेस्ट किया कि यूनी एक्सियल स्ट्रेस ही आएगा कंक्रीट पर, और इस स्ट्रेंथ को एफ बोला। बट इन रियल जब उसी कंक्रीट को हमने वेल्डिंग में यूज किया तो वहाँ पे क्या हुआ कि स्ट्रेस कुछ इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में अकर हो सकता था। तो क्या इस एफ सी के वैल्यू को डायरेक्ट यूज करना हमारे बिल्डिंग के कंक्रीट के लिए सही होगा? नहीं। इसीलिए हमने जो कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाला तो उसे 1.5 से डिवाइड कर दिया। फिर कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हुआ एफ सी के अपॉन 1.5, जिसकी वैल्यू हुई 0.87 एफ सी के। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब कंक्रीट के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगा 0.87 एफ सी के अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे कोड ने 1.5 एज्यूम किया है कंक्रीट के लिए। ये वैल्यू आती है डिजाइन स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए 0.45 एफ सी के। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ समझने की बात थी, कंक्रीट का जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकाला तो क्यों 1.5 से डिवाइड किया, क्यों डायरेक्ट जो हमारा क्यूब का वैल्यू था वो नहीं यूज किया, क्योंकि क्यूब में हमारा यूनी एक्सियल हमने मान के टेस्ट किया। बट रियल में ऐसा नहीं होता कि यूनी एक्सियल फोर्स ही हमारे कंक्रीट पर आए। ये बात समझ में आ चुका होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं इन केस ऑफ स्टील जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा। इन केस ऑफ स्टील डिजाइन स्ट्रेंथ होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए हमारे कोड ने 1.15 यूज किया है। बट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हमारा स्टील का होता है वो उसकी यील्ड वैल्यू होती है, यील्ड स्ट्रेस होती है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अपने स्टील के लिए समझना होगा। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अपने स्टील के लिए। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारे स्टील के लिए कुछ इस तरीके से आता है। मैं क्या करूँगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टील के लिए इस पर एक मैं छोटा लेक्चर बना के आपको अपलोड करूँगा। बट यहाँ पर जो बेसिक हमारा यील्ड स्ट्रेस क्यों यूज हो रहा है हमारे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए, ये वैल्यू ही क्यों यूज हो रही है, ये बात बताने की कोशिश करूँगा। देखिए यील्ड स्ट्रेस अगर देखें तो ये बी पॉइंट जो है इसे ही यील्ड स्ट्रेस कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, अगर हम मान के चलें कि ये हमारा एक बार है, ठीक है। और होता क्या है कि बार का टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती, तो टेंशन में यहाँ पे टेंसाइल फोर्स हमने लगाया, ठीक है। टेंसाइल फोर्स लगाया तो क्या होता है, कुछ देर तक स्टील जो होता है वो स्ट्रेस स्ट्रेन लीनियर बिहेवियर शो करता है। इट मीन्स कि अभी अगर हम लोड लगा दिए और लोड लगाने के बाद छोड़ देंगे तो अपना फिर से सेफ रिगेन कर लेगा। बट क्या होगा, जब यील्ड स्ट्रेस क्रॉस कर जाएगा तो इस बार में यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर ये बार आज इतने लेंथ का था, यील्ड स्ट्रेस के बाद जब यील्ड स्ट्रेस हो गया तो यहाँ पे यील्डिंग स्ट्रेस होने के बाद ये यहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके से नेक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये पतला होता चला जाएगा, फिर पतला होते होते और पतला होते चला जाएगा। मतलब हमारा बार जब नेक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जब हमारा बार यील्ड होना स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो बंधे हुए हैं आपस में वो ढीले पड़ने लगते हैं। और जो हमारा ये लीनियर वेरिएशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो लीनियर ना होकर कुछ इस तरीके से हो जाता है। देखिए इन केस ऑफ कंक्रीट हमने जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी कंक्रीट को, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिस स्ट्रेंथ पर हमारा फेलियर अकर हो रहा था वही यूज किया इन केस ऑफ कंक्रीट। बट इन केस ऑफ स्टील हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यील्ड वैल्यू ही क्यों ले रहे हैं, ये समझिएगा।
देखिए, मान लीजिए हमने ये कोई बीम डिजाइन कर रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्टील प्रोवाइड कर रखा है 1 2 3 बार्स, छोटे साइज़ के हो गए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज़, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। 1 2 3, ये 3 बार हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। 3 बार हमने लगा रखा। अब होता क्या है कि सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारा जो स्टील बार था वो यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस कर चुका है। जब यील्डिंग को क्रॉस कर जाएगा तो हमारा बार, समझ के चलिएगा, जब यील्ड होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा बार कुछ सेम कलर रखते हैं, तो हमारा बार कुछ इस तरीके से झुकना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्या हुआ, स्टील पहले तो इतना था जब तक यील्डिंग नहीं थी, बट यील्डिंग जब स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे हमारा बार कुछ इस तरीके से फैलने लगा। इस चीज़ को सबसे बेसिक अगर समझने की कोशिश करिएगा तो एक जो हमारी पॉलीथीन आती है उसको खींचिएगा, खींचने के कुछ देर बाद क्या होता है कि पॉलीथीन की जो ये लेंथ होती है, इस जो लेटर डायमेंशन होता है वो छोटा होता जाता और ये चीज़ लंबा होता जाता। आप प्रैक्टिकली ये चीज़ कर सकते हैं। सो जब यही चीज़ हमारे स्टील में होता है, जब स्टील हमारा यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस पर होता है तो वहाँ क्या होता है कि स्टील के हमारे मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर चले जाते हैं और इस तरीके से डिफ्लेक्शन आने का चांस हो सकता है। बट इन LSM लिमिट स्टेट मेथड में हमने क्या किया है, जब हमने लिमिट स्टेट मेथड में लिमिट स्टेट आप सर्विसबिलिटी पढ़ा तो वहाँ लिमिट स्टेट, वहाँ लिमिटेशंस लगाया डिफ्लेक्शन पे, यहाँ तो डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। सो हम यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं यूज कर सकते। सो यहाँ पे क्या करते हैं, इन केस ऑफ स्टील हम यील्ड स्ट्रेस को ही अपना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कंसीडर करके चलते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कि स्टील के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाएगा। डिजाइन स्ट्रेंथ का सेम फार्मूला, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्टील के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ होगा। जब इसको निकालेंगे तो ये आता 0.87 FY, 0.87 FY। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लोड, अगली जो हेडिंग होगी वो टाइप्स ऑफ लोड कि स्ट्रक्चर में किस तरीके से लोड आता है वो पढ़ लेते हैं। फिर लोड कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है वो पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद डेड लोड क्या होता है, अर्थक्विक लोड क्या होता है, लाइव लोड क्या होता है, ये पढ़ते हैं इस हेडिंग में। देखिए फ्रेंड, किस तरीके से डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्विक लोड अगर होता है किसी बिल्डिंग में, वो मैं अब आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड, अब हम देखते हैं किस तरीके से किसी स्ट्रक्चर में लोड आता है। सबसे पहले पढ़ते हैं डेड लोड। डेड लोड देखिएगा, स्ट्रक्चर में खुद के वेट की वजह से, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर जो लोड आता है उस लोड को डेड लोड बोलते हैं। डेड लोड कांस्टेंट होता है क्योंकि स्ट्रक्चर में कितना वेट रखना है, कितने डायमेंशन के मेंबर रखने हैं, ये पहले से हमें पता होता है। तो स्ट्रक्चर में जो डेड लोड होता है वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। डेड लोड पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं लाइव लोड। लाइव लोड क्या होता है? लाइव लोड वो लोड होता है जो मैग्नीट्यूड में वेरी करता है और जिसका पोजीशन भी चेंज हो सकता है। जैसे लाइव लोड, जो ये सोफ़ा रखा है इसकी वजह से लोड, या हम खुद किसी बिल्डिंग में रखते हैं हमारा लोड, तो ये किस टाइप का लोड है? ये लाइव लोड है। लाइव लोड क्यों है? क्योंकि ऐसा लोड जिसका पोजीशन वेरी हो सके। मतलब इस सोफे को हम कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस रूम में ले जाके शिफ्ट कर दें। हो सकता है कि आज बड़ा सोफ़ा घर में, कल छोटा सोफ़ा आ जाए, या आज छोटा सोफ़ा कल बड़ा सोफ़ा हम ले आएँ, तो बड़े सोफ़े का ज़्यादा लोड होगा। मतलब यहाँ पे लोड जो होगा वो वेरी कर गया। लाइव और पोजीशन भी हम वेरी कर सकते हैं, पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा लोड जो कांस्टेंट ना हो, जिसकी पोजीशन वेरी करे, उस टाइप के लोड को लाइव लोड बोला जाता है। विंड लोड, विंड लोड वो लोड होता है जो कि हमारे स्ट्रक्चर में विंड प्रेशर की वजह से डेवलप होता है। स्नोफॉल लोड, स्नो जो बर्फ़ जो पड़ता है उसकी वजह से जो लोड आता है उसे स्नोफॉल लोड बोलते हैं। यहाँ पे एक और तरीके का लोड आता है अर्थक्विक लोड। अर्थक्विक अगर होने की वजह से जो लोड आता है उसे अर्थक्विक लोड बोला जाता है। ये बेसिक जो लोड के बारे में था इन्फॉर्मेशन वो हमने इस स्लाइड में दे दिया। अब देखिए
डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्विक लोड, सब सारे लोड के लिए हमने हमारे IS कोड में डिफरेंट कोड्स दे रखे हैं। सबसे पहले डेड लोड के लिए जो IS कोड किया जाता है IS 875 पार्ट 1। इम्पोज लोड या लाइव लोड के लिए जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज किया जाता है IS 875 पार्ट 2। विंड लोड के लिए IS 875 पार्ट 3 यूज किया जाता है। स्नोफॉल लोड के लिए IS 875 पार्ट 4 यूज किया जाता है। अर्थक्विक लोड के लिए जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज किया जाता है IS 893 पार्ट 1। 893 पार्ट 1, इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अर्थक्विक लोड के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं, तो IS 1893 पार्ट 1 का यूज हम अर्थक्विक लोड के लिए यूज करते हैं। अब जैसे हमने डिजाइन स्ट्रेंथ पढ़ा वैसे ही हम पढ़ते हैं डिजाइन लोड। देखिए, जब हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ा तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो भी लोड आ रहा था, जो भी एक्चुअल में वर्किंग लोड था, जो भी लोड हमारे एक्चुअल कंडीशन में आ रहा था, एक्चुअल कंडीशन में जो आ रहा था वर्किंग लोड, उसी लोड पर अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया। बट इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, डिजाइन लोड वर्किंग लोड ना होके अल्टीमेट लोड होता है। अल्टीमेट लोड मीन्स ये डिजाइन लोड ऐसा लोड होता है जो कॉम्बिनेशन होगा डिफरेंट टाइप ऑफ लोड का। इतना बात अभी इनिशियल में आप समझ लें। तो यहाँ पे दिया गया है कि डिजाइन लोड जो होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए, सबसे पहले क्या किया, अगर हम कंसीडर करके चलें, मान लीजिए ये कोई हमारा मटेरियल था, ठीक है, ये कोई मटेरियल था और इसका रियल में जो हमारा स्ट्रेंथ था वो 20 मेगापास्कल था, ठीक है। बट हमने जब स्ट्रक्चर में यूज किया तो इस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के यूज किया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लगाने के बाद जो भी वैल्यू आई उसको यूज किया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या किया, ये तो हमने उस जो भी हमारा मटेरियल था उस पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब लगाया तो मटेरियल का जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगा वो निकाल लिया। अब डिजाइन लोड किस तरीके से निकालते हैं, मान लीजिए बोला गया हमसे कि आप W किलो न्यूटन लोड के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करिएगा, बट W किलो न्यूटन क्या था हमारा, वो एक्चुअल लोड था, एक्चुअल लोड जो लोड लगेगा। बट क्या करेंगे कि हम W किलो न्यूटन के लिए अपने स्ट्रक्चर को न डिजाइन करके यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का होगा तो 1.5 W के लिए अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे स्ट्रक्चर के फेल होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जो हमारे स्ट्रक्चर के फेल होने का है वो बहुत कम कर दे रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सो यहाँ पे डिजाइन लोड जो होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जैसे ही डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता था, वो होता था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बट डिजाइन लोड क्या होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इनटू पार्शियल ऑफ सेफ्टी। इनटू पार्शियल ऑफ सेफ्टी क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए एक रियल में एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई बोला कि आपको 20 किलो न्यूटन के लिए हमको एक स्ट्रक्चर डिजाइन करके दीजिए, और जिस मटेरियल से डिजाइन करना है ये लोड, और जिस मटेरियल से डिजाइन करना है उस मटेरियल की मजबूती है मान लीजिए 2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 किलो न्यूटन है तो हम करेंगे क्या कि LSM अपने लिमिट स्टेट मेथड में हम 20 के लिए डिजाइनिंग ना करके 20 इंटू 1.5 कर देंगे तो 30 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है। 30 किलो न्यूटन मतलब लोड हमने बढ़ा दिया, लोड बढ़ाया, और दूसरा क्या किया कि जो हमारा ये मटेरियल का स्ट्रेंथ था इसे भी घटा दिया, इसे घटाया, इसे मान लीजिए घटा के कर दिया, जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला तो 1 हो गया, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पर एक बार एक एग्जाम्पल लेके कंसीडर करते हैं, एक बार हम इसी चीज़ को डिजाइन करते हैं अपने WSM मेथड से, तो WSM मेथड से जब डिजाइनिंग करेंगे तो 20 किलो न्यूटन फोर्स को रजिस्ट करने के लिए ऐसे मटेरियल जिसका
खुद की मजबूती 2 किलो न्यूटन हो, क्या ऐसी मटेरियल 10 नोज मतलब 10 बार 10 ऐसे मटेरियल लगाने पड़ेंगे? बट इन केस ऑफ जब हम एलएसएम मेथड से डिजाइन करेंगे तो क्या 30 मटेरियल ऐसे लगाने पड़ेंगे? अगर ये बार थे तो मतलब 10 बार लगाने पड़ेंगे और यहाँ 30 बार लगाने पड़ेंगे, तो किस बार की मजबूती, किस स्ट्रक्चर की मजबूती ज़्यादा होगी? जो एलएसएम से डिजाइन किया जाएगा कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में तो 10 ही बार में काम चल जा रहा था, लेकिन जब हमने लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन किया तो 30 बार लगे। जब 30 बार ज़्यादा बार लगे होंगे, जब ज़्यादा मटेरियल लगा होगा, तो उस स्ट्रक्चर के फेलियर होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ चुका होगा। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है। अभी तक जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ा था कि वो स्ट्रेंथ, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू जिसके नीचे हमारे स्ट्रक्चर के फेल होने की चांस केवल 5% या उससे कम होते हैं, ऐसे स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है जो हमारे स्ट्रक्चर पे वो लोड की वैल्यू होती है, जिसके अकर होने का हमारे स्ट्रक्चर पर पूरे लाइफ में सिर्फ 95% प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब 95% ऐसा चांस है कि ये लोड हमारे स्ट्रक्चर पे आ सकता है। ये बात समझ के चलिएगा। कैरेक्टरिस्टिक लोड और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में यही बेसिक डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है कि जिसके नीचे हमारे स्ट्रक्चर या हमारे क्यूब के फेल होने की चांस केवल 5% होती है। बट इन कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है, वो लोड की वैल्यू होती है जिसके आने का चांस इस बिल्डिंग पर केवल 5% होता है। मतलब 5% चांस ही ऐसा है कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड पूरे पीरियड में हमारे इस बिल्डिंग पर अकर करे। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड की वैल्यू दी गई है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ लोड विच है 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, उसके लिए फार्मूला निकाला था FCK इक्वल टू एफ मीन माइनस के इंटू एस। बट यहाँ पे फार्मूला जो होगा FCK का FM प्लस के इंटू एस होगा। ये क्यों हो रहा है ये समझिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होता है कि कैरेक्टरिस्टिक लोड में प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिएगा, जब हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लोड निकालने के लिए जब मैक्सिमम लोड वर्सेस ऑल लोडिंग कंडीशन का कर्व खींचा तो इस तरीके से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना। ठीक है, इस लोड को बोल देंगे मीन लोड, एफ मीन। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू समझ में आ गई। और कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है जिसके अकर होने की चांस केवल 95% होते हैं। मतलब ये लोड जो अगर इस एक्सिस पर लोड लेते हैं, ठीक है, तो ये लोड जो होगा इसे FCK बोल दें अगर, तो ये लोड जो होगा मतलब इसके नीचे कर्व जो होगा वो 5% ही होगा, 5% होगा। और इधर जो पूरा हमारा कर्व होगा, अगर हम दूसरे कलर से इसे दिखाएं तो इधर जो कर्व होगा, ये कर्व क्या दिखा रहा है, फेलियर होने के चांस। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 95% हो जाएगा। ठीक, 95% हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा, मान लीजिए हम कर्व हटा देते हैं यहाँ से और लाइन ही रहने देते। ठीक, कर्व हटा दिया हमने, कर्व हटा दिया। और यहाँ पे एक बात समझ में आ चुकी होगी, यहाँ पे था एफ मीन यहाँ पे, और यहाँ पे FCK था। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी एफ मीन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी FCK। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, जब हमने एनालिसिस किया तो आया K इंटू एस, जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के एनालिसिस में हमने निकाला था। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है वो लेक्चर ना देखे हो तो प्लीज़ सबसे पहले वो लेक्चर देखें, इसके बाद ये लेक्चर देखें। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि हमारा जो FCK का वैल्यू है वो है एफ मीन प्लस के इंटू एस। इतना क्या समझ में आ गया कि एफ मीन इक्वल टू ये पूरी दूरी जो है इतनी की दूरी प्लस इतने की दूरी है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। सो हमने एक बात समझ लिया
कि जो हमारा एफ सी के है, जो हमारा एफ सी के है वो है एफ मीन प्लस के इंटू एस। ठीक है, एक बार जल्दी से हम ये देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में किस तरीके से इसी चीज़ को निकाला जाता था। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का ऐसा कर्व होता था। ठीक है, और यहाँ पे मीन स्ट्रेंथ होता था। ओके, एफ मीन। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती थी जिसके नीचे क्यूब के फेल होने की चांस केवल 5% रहता था, मतलब ये एरिया केवल 5% हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ सी के, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी एफ सी के, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी के इंटू एस। यहाँ पे देखिए अगर एफ मीन निकाला जाएगा तो एफ मीन मतलब ये पूरी डिस्टेंस ये क्या होगी एफ सी के प्लस के इंटू एस। ठीक है, और इसी इक्वेशन को जब इस तरीके से अरेंज करेंगे, एफ सी के को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा एफ सी के इक्वल टू एफ मीन माइनस के इंटू एस, माइनस के इंटू एस। यहाँ पे के किस तरीके से आया आपको इतना बात समझ में आ चुका होगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक लोड का हमने फार्मूला निकाल लिया है कि वो होगा एफ सी के इक्वल टू एफ एम प्लस के इंटू एस। एफ एम मतलब मीन लोड, के अगर 95% डिफिनीसन पे बोला जाएगा तो 1.65, जैसे वहाँ 5% डिफिनीसन पर के की वैल्यू 1.65 होती थी, यहाँ 95% डिफिनीसन पर 1.65 होगा। एस स्टैंडर्ड डिविएशन होगा जिसके लिए इस तरीके से फार्मूला होगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा लोड स्ट्रक्चर पर आता है और क्या है एक्चुअली में। देखिए स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन एक नोट है वो पढ़ लेते हैं। आरसीसी जब हम लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लोड को इस तरीके से लेते हैं कि जिसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 95%, जिसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी 95% ही है, मतलब वो लोड, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड जिस लोड के अकर होने की प्रोबेबिलिटी हमारे स्ट्रक्चर पर केवल 95% ही है थ्रू आउट पीरियड। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। ये तब हम करते हैं जब हम आरसीसी मेंबर को डिजाइन करते हैं। बट जब हम पेमेंट डिजाइनिंग करते हैं, पेमेंट डिजाइनिंग जब हम रोड के लिए, रोड में आजकल देखे होंगे आप कंक्रीट का यूज हो रहा है, जब वहाँ पे पेमेंट में डिजाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे इसी कैरेक्टरिस्टिक लोड को 95% प्रोबेबिलिटी पर कंसीडर करके चलते हैं। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में क्वेश्चन किया था उसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक लोड में क्वेश्चन एक कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया द लाइव लोड एक्टिंग ओवर द स्ट्रक्चर एट डिफरेंट कंडीशन आर गिवन बिलो। 30 किलोमीटर पर मीटर, 50 किलोमीटर पर मीटर, 20 किलोमीटर पर मीटर, 45 किलोमीटर पर मीटर, 50 किलोमीटर पर मीटर। पूछा जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक लोड बता दो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड जो होगा एफ सी के होगा वो एफ मीन प्लस के इंटू एस, प्लस के इंटू एस प्लस, क्योंकि ये लोड है यहाँ पे प्लस होगा, और वहाँ पे क्या होता था जब स्ट्रेस निकाला गया था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ सी के इक्वल टू क्या था एफ मीन माइनस के इंटू एस। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे अगर कर्व की बात करें तो यहाँ पे हम यहाँ पे 5% वैल्यू पर डिफिनीसन दिया, और यहाँ पे जब हमने किया तो 95% डिफिनीसन पर वैल्यू दिया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड जो होगा एफ सी के होगा वो एफ एम प्लस के इंटू एस होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। मीन स्ट्रेंथ, किसी भी डेटा का मीन किस तरीके से निकालते हैं, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो कितने सम ऑफ डेटा मतलब क्या 30 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 50, एफ मीन निकाल लिया 32 किलोमीटर पर मीटर आया। अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे नोट एक देखिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कम से कम हमें 30 सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। बट देखिए ये क्वेश्चन बनाया गया तो यहाँ पे 30 सैंपल नहीं है, बट एक्चुअल में 30 सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। जब मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो एस जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ भी यूज होता था, तो बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ इतना ही याद रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक लोड में भी जो एस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको निकालने के लिए 30 सैंपल की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है एस इक्वल टू एफ एम माइनस पर्टिकुलर वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन n-1।
सेम यही फार्मूला कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में भी हमने पढ़ा था, तो यही फार्मूला लगेगा। देखिए तो मीन क्या 32, 32 माइनस 30 पर्टिकुलर वैल्यू, फिर 32 माइनस फिर 20, फिर 32 माइनस 45, इस तरीके से किया, और अपॉन n-1, n मतलब कितने नंबर ऑफ डेटा थे 5, n-1 किया तो s की वैल्यू इतना आ गई। अब हमको क्या पता है, मीन स्ट्रेंथ पता है, की वैल्यू 1.65 पता है, s पता है, जब यहाँ से निकाला तो FCK की वैल्यू आ गई 57.16 किलो न्यूटन पर मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आ सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो फ्रेंड, आपको अब ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि कैरेक्टरिस्टिक लोड किस तरीके से निकालते हैं। डिजाइन लोड इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लोड किस तरीके से निकालते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। अब पढ़ते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के लिए हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने कुछ इस तरीके से दे रखा है डिफरेंट कंडीशन में। अगर हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोलैप्स के लिए बात करते हैं और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी सर्विसबिलिटी के लिए बात करते हैं, तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने डिफरेंट वैल्यू में दे रखा है, वो चीज़ देखते हैं। सो फ्रेंड, इस स्लाइड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, डिफरेंट जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड इन कोलैप्स है और लिमिट स्टेट मेथड इन सर्विसबिलिटी है, उसके लिए दे रखा है। सबसे पहले डिफरेंट लोड्स के लिए लोड कॉम्बिनेशन को यूज करके हम स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे। जैसे WSM मेथड में क्या होता था कि वहाँ पे जो लोड दिया रहता था उसी लोड पर हम डिजाइनिंग कर देते थे, मतलब वर्किंग जो हमारा वर्किंग लोड था उसी लोड पर डिजाइनिंग कर देते थे। बट इन LSM लिमिट स्टेट मेथड पे ऐसा नहीं होगा। लिमिट स्टेट मेथड पे अल्टीमेट लोड जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड लगेगा उसके लिए डिजाइनिंग किया जाएगा थ्रू आउट पीरियड। तो सबसे पहले हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड निकालना पड़ेगा कि किसी स्ट्रक्चर पर, किसी बिल्डिंग पर मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कौन सा लोड हो सकता है जो अकर हो सकता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड निकालने के लिए हमें लोड कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है, इस मेथड को प्रोबेबिलिस्टिक मेथड या प्रोबेबिलिटी से में यूज होने वाला मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लोड का प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड क्या आकर हो सकता है। सबसे पहले हमने अभी तक डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्विक लोड और विंड लोड पढ़ लिया है। तो सबसे पहले पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट इन कोलैप्स के लिए हम कंसीडर करते हैं। देखिए जब हम डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन लेंगे तो डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे कि हो सकता है डेड लोड प्लस लाइव लोड मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है डेड लोड के साथ जब हम अर्थक्विक लोड या विंड लोड जोड़ें तो मैक्सिमम हो सकता है डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्विक लोड का जो कॉम्बिनेशन हो वो मैक्सिमम वैल्यू हो। इन केस ऑफ कोलैप्स में अभी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। जब डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो डेड लोड पर जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोलैप्स में हमारे कोड ने बोला है वो 1.5 है, और लाइव लोड के लिए जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे कोड ने बोला है वो भी 1.5 है। इस वैल्यू को याद रखिएगा। फिर डेड लोड और अर्थक्विक लोड जब हम लेके चलते हैं इसी स्ट्रक्चर में, तो देखिएगा डेड लोड के लिए हमारे कोड ने 1.5 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला है। बट इन केस ऑफ अर्थक्विक लोड के लिए या विंड लोड के लिए भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 ही बोला है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ओवरटर्निंग का इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा तो डेड लोड का जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 था वो रिड्यूस होकर 0.9 ही हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डेड लोड और विंड लोड और अर्थक्विक लोड को दोनों एक साथ कंसीडर नहीं किया जा सकता। अर्थक्विक लोड और विंड लोड दोनों एक साथ हम कंसीडर करके नहीं चलते हैं, इतना बात ध्यान में रखिएगा। अभी तक हमने क्या किया, इस पहले डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन देखा जिसके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन कोलैप्स 1.5 था। फिर क्या किया कि हो सकता है कि डेड लोड प्लस अर्थक्विक लोड या विंड लोड ही मैक्सिमम हो, उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 था। फिर डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्विक लोड या अर्थक्विक लोड के जगह विंड लोड, क्योंकि अर्थक्विक लोड और विंड लोड को दोनों एक साथ कंसीडर नहीं करना है, दोनों में से एक को ही कंसीडर करके चलना है। तो डेड लोड, लाइव लोड,
अर्थक्वेक लोड या विंड लोड में जब देखा तो लिमिट स्टेट इन कोलैप्स के लिए हमारे कोड ने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 1.2 1.2 दे रखा है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस तरीके से है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और समझिएगा कि जब कोलैप्स की बात होगी, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात होगी, तो जो ये लोड होगा ये अल्टीमेट लोड होगा। ये लोड जो होगा, ये जो हमारा लोड कॉम्बिनेशन होगा ये अल्टीमेट लोड होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ अगर हम बात करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, सर्विसबिलिटी मीन्स सर्विसबिलिटी क्या होता है? सर्विसबिलिटी मैंने क्या बोला सबसे पहले लेक्चर में कि जब आप सर्विसबिलिटी की बात आए तो वहाँ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लॉन्ग लाइफ की बात हो रही है। लॉन्ग लाइफ, कि हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स ना जनरेट हो। लॉन्ग लाइफ मतलब अगर क्रैक जनरेट होंगे तो लाइफ खत्म, हमारा स्ट्रक्चर वाइब्रेट ना हो, हमारा स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट ना हो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि किसी स्ट्रक्चर में जो क्रैक जनरेट होते हैं, जो वाइब्रेशन होता है, जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है, वो क्या वर्किंग लोड की वजह से हो सकता है या अल्टीमेट लोड की वजह से हो सकता है? वो वर्किंग लोड की वजह से हो सकता है, क्योंकि वर्किंग लोड जो है वही हमारा एक्चुअल लोड है। तो एक्चुअल लोड की ही वजह से ही क्रैक जनरेट हो सकता है कि नहीं? अभी तक हमारे स्ट्रक्चर में डब्ल्यू लोड लगा, तो डब्ल्यू लोड क्या था? मान लीजिए डब्ल्यू लोड हमारे स्ट्रक्चर में लगा, डब्ल्यू लोड क्या था हमारे स्ट्रक्चर का? वो वर्किंग लोड था। तो इसी लोड की वजह से ही तो हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक जनरेट होंगे ना, कि या इस लोड की वजह से जनरेट होंगे जो डब्ल्यू मैक्स लोड हमारे स्ट्रक्चर में थ्रू आउट पीरियड कभी लगने वाला है। ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू मैक्स अगर ये हो जाएगा तो अल्टीमेट लोड हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन बना के जैसे मैंने निकाल के दिखाया वो लोड हो जाएगा। तो क्या इस लोड की वजह से क्रैक जनरेट होंगे? नहीं, ये लोड तो फ्यूचर में कभी हो सकता है। तो ये बात मैंने शायद आपको समझा दिया होगा कि जब हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अल्टीमेट लोड लेके चलेंगे, और जब सर्विसबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम वर्किंग लोड लेंगे। सो लोड कॉम्बिनेशन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से हम डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, वो चीज़ देखिएगा। डेड लोड और लाइव लोड का जो कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यहाँ वन का ही पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। डेड लोड अर्थक्वेक लोड के साथ या तो विंड लोड लेते हैं तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 और 1 ही होता है। बट डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड या विंड लोड दोनों एक साथ लेते हैं तो डेड लोड में 1 का और लाइव लोड में 0.8 का और अर्थक्वेक लोड में 0.8 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। देखिए, ये चीज़ें क्या होते हैं कि हमें एक बार में याद नहीं होती, बट जब हम इन चीज़ों का बहुत बार यूज करते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने की वजह से ये चीज़ें खुद याद हो जाती हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि लोड कॉम्बिनेशन किस तरीके से लिया जाता है। डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या विंड लोड, फिर डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड। प्रोबेबिलिटी जब हमने पढ़ा था क्लास 12th में तो वहाँ पे यही तो किया था। जब हमने एक डाई को उछाला तो क्या हुआ, ये निकाला 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 और 2 दोनों एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या किया, 6 के साथ 1 की प्रोबेबिलिटी चेक की, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाया, क्या ये चीज़ यहाँ हो रहा है, क्या यही चीज़ यही यहाँ हो रहा है। तो इसीलिए जो लिमिट स्टेट मेथड है इसे प्रोबेबिलिस्टिक मेथड भी बोला गया। इतनी बात शायद मैंने आपको समझा दिया हो। अब देखिए, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन कोलैप्स इज ग्रेटर देन पार्शियल फैक्टर ऑफ सर्विसबिलिटी। कोलैप्स मतलब टूट जाना, टूट जाना। जब टूट जाएगा स्ट्रक्चर, टूट जाना, तो टूट जाएगा मतलब सेफ्टी खत्म हो जाएगा। तो और सर्विसबिलिटी मतलब क्रैक जनरेट हो जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना, वाइब्रेशन होना, इस तरीके से होता है। सबसे पहला लेके चलते हैं कि स्ट्रक्चर टूट गया। अगर मान के चलिए कि स्ट्रक्चर हमारा टूट गया तो मतलब स्ट्रक्चर आज है ही नहीं। जब स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं तो क्या सर्विसबिलिटी उसकी खाक रहेगी? तो इसीलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, वो स्ट्रक्चर सेफ रहे, वो स्ट्रक्चर कोलैप्स न करे। इसीलिए हमने कोलैप्स में जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू यूज की वो ग्रेटर था इन केस ऑफ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन सर्विसबिलिटी। सर्विसबिलिटी मीन्स लॉन्ग लाइफ तो तब रहेगा जब स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो सबसे पहले सेफ करना है, इसीलिए ग्रेटर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करना है, फिर सर्विसबिलिटी प्रोवाइड करना है।
उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको देना है। सो आई होप आप इतना बात समझ में आपको आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट स्टेट के जो अजम्पशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।